जैसा कि हम जानते हैं, सभी सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष के अंत में अपने संपत्तियों और दायित्वों का एक डिक्लेरेशन फॉर्म भर करके जमा करना होता है। आज की वीडियो में इसी फॉर्म को भरने का सही प्रक्रिया हम देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम ऊपर देखेंगे ईयर दिया हुआ है। यहाँ पे हमें फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पर लिख लेना है, फाइनेंशियल ईयर का नाम यानी कि 2025-26। उसके बाद नीचे आएंगे आई की जगह पे अपना नाम हमें लिख लेना है। जो भी आपका नाम है उसे आप यहाँ पर इंटर कर लेंगे। उसके बाद अपने पिता का या फिर पति का नाम यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है। जो भी नाम होगा उसे आप यहाँ पर इंटर कर लेंगे यानी कि लिख लेंगे। उसके बाद जो आपका एज होगा, तो एज जो है हमेशा करंट डेट को मान करके निकाला जाता है। तो जो भी एज आपका आता है उस एज को आप यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे अगर किसी का एज जो है कैलकुलेट करने में अगर 24 साल और 7 महीने आ रहे हैं तो आप इसे 25 साल मान सकते हैं। अगर किसी का डेट जो है 24 साल 5 महीने आ रहे हैं तो इसे आप 24 साल मान करके यहाँ पे भर सकते हैं। वहीं हम बात करें बिलोंगिंग टू की, यानी कि किस डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करेंगे। इस फॉर्म को हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाले एक स्कूल टीचर यानी कि विद्यालय अध्यापक, जिसको सामान्य तौर पे भी बीपीएससी टीचर के नाम से भी जाना जा रहा है, तो उसको मान करके हम इस फॉर्म को भरने वाले हैं। तो स्कूल टीचर के अगर इस केस में बात देखा जाए तो फिर यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ बिहार हम लिखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, और उसके बाद जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट है। यहाँ आपका डिपार्टमेंट हो जाएगा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आप चाहें तो सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट लिख करके भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं अगर आप किसी दूसरे विभाग में काम करते हैं तो फिर आप उस विभाग का नाम यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ बिहार और उसके बाद दूसरा विभाग जो भी होगा आपको आप उसे यहाँ पे लिख लेंगे, या दूसरा स्टेट आपका अगर है तो फिर आप स्टेट का नाम यहाँ पर लिख करके अपने डिपार्टमेंट का नाम लिख लेंगे। वहीं हम बात करें आगे सर्विस एंड प्रेजेंटली वर्किंग एज है, तो आपका सर्विस कौन सा है और आप कहाँ पे अभी प्रेजेंट में काम करते हैं। तो सर्विस यहाँ पे आप लिख लेंगे। अगर हम स्कूल टीचर के लिए इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख लेंगे स्कूल टीचर यानी कि विद्यालय अध्यापक है। वहीं अगर आप विशिष्ट शिक्षक है तो फिर यहाँ पे विशिष्ट शिक्षक के लिए आप जो है एक्सक्लूसिव टीचर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर अगर आप दूसरे विभाग में कर्मी है तो अपनी जो भी आपका पोस्ट है उस पोस्ट को आप यहाँ पे लिख लेंगे, या अगर आप हेड टीचर है तो फिर हेड टीचर का यहाँ पे ऐसे हेड टीचर लिख लेंगे। उसके बाद जो है स्कूल टीचर में आप कौन से ग्रेड में, यानी कि 1 to 5 में है, 6 to 8 में है, 9, 10 या 11, 12, तो जो भी होगा आप यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद जो है आप अपने विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि स्कूल का नाम यहाँ पर लिख देंगे। तो एक ही साथ आपको सब लिखना है, स्कूल टीचर 1 to 5 और स्कूल का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। तो हम सबसे पहले सेक्शन ए को फिल करेंगे, जिसमें आपको अपने मूवेबल एसेट की जो है सारी जानकारी देनी है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आप देखेंगे, यहाँ पे हमें फर्स्ट में मिल जाता है कैश है। आपके पास कैश कितने, कैश का मतलब हो गया कैश इन हैंड है, आपके हाथ में या फिर आपके घर पे कितना कैश रखा हुआ है, इसको आपको यहाँ पे डिटेल डालना है। सपोज आपके पास अगर 10,000 है तो आप 10,000 इंटर करेंगे, उससे ज्यादा है तो ज्यादा, कम है तो कम आप इंटर करेंगे। उसके बाद जो है स्पाउस नेम की बात की जाए तो अगर आप मेल है तो फिर अपने पत्नी का नाम, अगर आप फीमेल है तो फिर अपने पति का नाम यहाँ पर इंटर करेंगे, यानी कि पति या फिर पत्नी का नाम यहाँ पर इंटर करेंगे। तो जो अनमैरिड है ये खाली रहेगी तो इसे डैश मार देंगे। उसके बाद जो है डिपेंडेंट की बात की जाए तो अगर आप मैरिड है तो उस केस में आपके जो बच्चे हैं उनका नाम यहाँ पे आप इंटर करेंगे, अपने बच्चों के नाम। अनमैरिड है तो ये वाला फील्ड जो है ब्लैंक रहेगा। उसके बाद हम डिपॉजिट इन बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, यानी कि आपने जो पैसे बैंक में रखे हैं उसके अलावा किसी भी वित्तीय संस्थान में आपने जमा किए हैं, या फिर किसी गैर वित्तीय संस्थान में यानी कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं अगर आपने उसमें भी जमा कर रखा है, तो इन सभी का टोटल जो है आपको यहाँ पर लिखना है। तो अब सामान्य रूप से बैंक में सबके पैसे होते हैं। सपोज 50,000 रुपए आपने बैंक में सेविंग करके रखे हैं, यहाँ पे अपना बैंक बैलेंस जो है वो शो कर देंगे। उसके बाद आपकी पत्नी या फिर पति के खाते में जो पैसे हैं आप यहाँ पे उसे शो करेंगे। सपोज इनके खाते में 10,000 है तो आप 10,000 लिखेंगे, नहीं है तो नील कर देंगे। उसके बाद जो है डिपेंडेंट आपके हैं, अगर बच्चे बड़े हैं उनके खाता है उनके पास, अगर उसमें जो बैलेंस है आप उसे यहाँ पे शो करेंगे, नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति में आप इसे नील जो है आप इसे दिखा देंगे। उसके बाद हम बात करें आगे बॉन्ड, डिवेंचर और शेयर की। तो आप जानते हैं कि शेयर और बॉन्ड, डिवेंचर अगर आपने खरीद रखा है तो फिर कितना का आपने रखा है खरीद करके उसे आपको यहाँ पे इंटर करना है। अगर नहीं खरीदा आपने तो इसे भी आप नील कर देंगे। तो सारा बॉक्स जो है वो नील हो जाएगा। आपने जिसके भी नाम से खरीदा है तो उसमें आप इंटर करेंगे, भरेंगे। अगर नहीं खरीदा है तो फिर आप उसको
छोड़ करके आगे बढ़ेंगे। तो आपका चौथा पॉइंट जो है यहाँ पे आ जाता है अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनएसएस, पोस्टल सेविंग, लाइफ, एलआईसी पॉलिसीज। यानी कि अगर आपने किसी तरह का लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है तो फिर आप उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। सपोज अगर आपने एलआईसी से ले रखा है तो आप लिखेंगे एलआईसी। अब आपने कितने का लिया है, तो जो भी आपका सम एश्योर्ड है यानी कि जितने का आपने इंश्योरेंस करवाया है, सपोज अगर आपने 5 लाख का करवाया है तो आप यहाँ पे एंटर करेंगे सिंपली 5 लाख, न कि आप उस प्रीमियम अमाउंट को एंटर करेंगे, लिखेंगे जो कि आप जमा करते हैं। आपको टोटल आपने जितने का लिया है उसे आप यहाँ पे लिखेंगे। वही सेम चीज अप्लाई होगी अगर आपके स्पाउस में या फिर आपके जो डिपेंडेंट है उनके साथ। अगर इनका नहीं है पॉलिसी तो फिर इस स्थिति में आप इसे नील कर देंगे, चाहे तो आप डैश मार के भी इसे छोड़ सकते हैं। वहीं बात करें मोटर व्हीकल्स की, तो मोटर व्हीकल अगर आपके पास है, जगह आपके पास 2 पहिया 4 पहिया है तो फिर आप उसको डिटेल यहाँ पे देंगे। उसके साथ जो है डिटेल ऑफ मेक यानी कि कब बना है और कौन सी कंपनी का है आप उसे यहाँ पे एंटर करेंगे। सपोज आपके पास एक बाइक है तो बाइक लिखेंगे और आप कब बना है ये, अगर आपने इसे 2024 में खरीदा है 2024 भर देंगे, 2025 में खरीदा है 2025 या उसके पहले खरीदा है तो आप उसके पहले उस डिटेल भर देंगे। इनके नाम से अगर कोई है आपके पति पत्नी या फिर आपके बच्चे के नाम से तो उसका डिटेल आप यहाँ पे एंटर करेंगे, नहीं तो इसे डैश या नील करके छोड़ देंगे। ज्वेलरी की बात अगर की जाए यहाँ पे तो ज्वेलरी का डिटेल आपको देना है कि आपके पास जो भी गहने हैं उनका वेट कितना है और उसका वैल्यू कितना है। तो यहाँ पे लिख देंगे, सपोज आपके पास गोल्ड है तो गोल्ड लिख करके नीचे जो है इसका मान लीजिए आपके पास 20 ग्राम गोल्ड है तो 20 ग्राम आपके पास गोल्ड है। अब ये कितने का होगा, तो करंट वैल्यू लगभग 1,30,000 पर 10 ग्राम का है तो 2,60,000 का जो है आपके पास करंट इसका ये इतना वैल्यू का आपके पास गोल्ड दिया हुआ है। उसके बाद अगर आपके पास सिल्वर भी है तो आप सिल्वर का डिटेल यहाँ पे मान लीजिए 100 ग्राम सिल्वर है तो फिर सिल्वर 100 ग्राम जितना वैल्यू होता है उसको आप नीचे लिख देंगे और जिनके पास जो भी है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे, नहीं है तो इसे डैश मार करके या नील करके छोड़ देंगे। उसके बाद हम आगे आते हैं तो अदर एसेट सच एज वैल्यूज ऑफ क्लेम और इंटरेस्ट, यानी कि अगर कोई दूसरा आपके पास एसेट है या फिर जिसके लिए या फिर इंटरेस्ट आपको मिलता है तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन का डिटेल डालेंगे या फिर कोई दूसरा चीज है तो उसका भी डिटेल आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जिनके पास भी होगा उसका डिटेल डालेंगे, नहीं होगा तो फिर डैश या फिर नील करके छोड़ देंगे। यहाँ नोट आप देख सकते हैं, नोट दिया हुआ है कि वैल्यू ऑफ बॉन्ड शेयर डिवेंचर एज पर द लेटेस्ट मार्केट वैल्यू, यानी कि अगर आपके पास बॉन्ड शेयर या फिर डिवेंचर है तो इनका करेंटली प्राइस क्या है उसको आपको डालना है। उसके बाद जो है हम आगे आते हैं तो हमें सेक्शन बी भरना होता है। इसमें जो है आपको इमूवेबल एसेट है यानी कि जो भी आपकी फिक्स्ड एसेट है इनका जो है डिटेल आपको यहाँ पे देना होगा, स्थायी संपत्तियों का, जिसमें सबसे पहले आप आता है एग्रीकल्चरल लैंड। एग्रीकल्चरल लैंड में आपको अपना लोकेशन, सर्वे नंबर, उसके बाद एक्सटेंट यानी कि मेजरमेंट आपको देना होगा कि कितना कट्ठा कितना बीघा है। उसके बाद करंट मार्केट वैल्यू क्या है ये आपको यहाँ पर देना होगा। दोस्तों ध्यान देंगे कि जिनकी भी पैतृक संपत्ति है तो अगर वो पिताजी के नाम से है तो उसका डिटेल आप यहाँ पे नहीं देंगे। यहाँ पे जो आपके नाम से जो भी संपत्ति है तो उसे आप यहाँ पे डालेंगे, तो उसका सारा डिटेल आप यहाँ पे फिल करेंगे और फिल करने के बाद जो है स्पाउस नेम जो है स्पाउस में भी आपको यहाँ पे डिटेल इंटर करना है। यानी कि अगर आपके पत्नी के नाम से या पति के नाम से कोई जमीन है कृषि योग्य भूमि तो उसका डिटेल आप यहाँ पे एंटर करेंगे, नहीं है तो डैश करके या नील करके छोड़ देंगे। उसके बाद डिपेंडेंट की बात की जाए तो सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होता है कि अगर इनके नाम से कुछ जमीन है जो कि कृषि कार्य हेतु उपयोग में लाया जाता है तो उसे डालेंगे, नहीं तो इसे भी नील करके छोड़ देंगे। हम बात करें नॉन एग्रीकल्चरल लैंड की, यानी कि वैसी भूमि जिसपे आप किसी तरह का कृषि कार्य नहीं करते हैं, यानी कि जिसपे आप घर बनाएंगे, जो आवासीय भूमि होती है या फिर किसी दूसरे कार्य में उपयोग में लाई जाती हैं, तो उनका डिटेल आपको यहाँ पे इंटर डिटेल को करना है। और ये इसमें भी सारे कंडीशन सेम है कि इसका सारा डिटेल आप यहाँ पे फिल करेंगे और उसके बाद करंट मार्केट वैल्यू इनका यहाँ पे देंगे। अगर आपके नाम से जमीन नहीं है तो उसे आप यहाँ पे शो नहीं करेंगे, यानी कि नील करके छोड़ देंगे, तो सीधा आपको यहाँ पे नील लिख देना है। अब हम बात करें बिल्डिंग्स की, अगर आपके पास कोई कमर्शियल बिल्डिंग है या फिर रेसिडेंशियल बिल्डिंग है आपके नाम से तो फिर उसका सारा डिटेल यहाँ पे आप इंटर करेंगे, नहीं है तो फिर इसे भी नील कर देंगे। अब हम हाउस अपार्टमेंट की बात करें, अगर जैसे कि जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं तो उनके पास अपार्टमेंट हो सकते हैं तो उनका डिटेल आपको यहाँ पे इंटर करना है, नहीं है तो फिर नहीं डालेंगे। जैसे आपके नाम से है तो आप इस कॉलम में, अगर नहीं है आपके पति पत्नी के नाम से है तो इसमें, और बच्चों के नाम से है तो यहाँ पे इंटर करेंगे, नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति में इसे नील करके आप इसे छोड़ देंगे। उसके बाद हम बात करें अगर अदर प्रॉपर्टी की, तो फिर यहाँ पे अगर दूसरी कोई प्रॉपर्टी है तो फिर यहाँ पे हम इंटर करेंगे। और इस तरह से हमारे प्रॉपर्टीज का सेक्शन जो है वो हो जाता है
खत्म, यानी कि आपके पास दो तरह की संपत्तियों का अपने सारा विवरण जो है आपने दे दिया है। अब हम बात करेंगे आगे लायबिलिटीज की, यानी कि जो भी आपने कर्जे लिए हुए हैं बैंक से या फिर किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन से, तो फिर उसका सारा डिटेल जो है हमें यहाँ पे एंटर करना है। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले यहाँ पे देखिए अमाउंट आउटस्टैंडिंग एज ऑन है, यानी कि आपकी जो आउटस्टैंडिंग आपका जो बकाया है वह किस तारीख तक है। तो जैसे आप किसी भी एक डेट को ले लेंगे जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं, सपोज आज जो है 2 जनवरी है तो हम 2 जनवरी 2026 ले लेते हैं, तो आज तक की जो अमाउंट बकाया है उसको आप यहाँ पे डाल देंगे और उसके बाद आप इसी दिन डेट से सारा जो नीचे का कैलकुलेशन है वो करेंगे। तो लोन फ्रॉम बैंक से अब यहाँ देंगे नेम एंड एड्रेस ऑफ बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर डिपार्टमेंट। तो जिस बैंक से आपने लोन ले रखा है, सपोज आपने एसबीआई से लिया है तो लिखेंगे एसबीआई और इस ब्रांच का नाम जहां भी होगा उस ब्रांच का एड्रेस यहाँ पे आप डाल देंगे। उसके बाद जो है आपका अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना है, आपने कितना लोन लिया था ये आपको नहीं लिखना है, आज तक आपका बकाया कितना है आपको वो लिखना है, क्योंकि लोन जो है जिस दिन आप लेते हैं उस दिन से धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। सपोज आपने 10 लाख का जो है आपने एक लोन लिया था, वो पिछले 2 साल पहले आपने लिया था, तो अब जो है उसकी अमाउंट लगभग 7 से 8 लाख बची होगी, तो आप 7 लाख यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करें लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि किसी भी वित्तीय संस्थान से अगर आपने लोन लिया है तो फिर इसका डिटेल यहाँ पे इंटर करेंगे, नहीं लिया है तो इसे आप नील करके छोड़ देंगे। उसके बाद जो है गवर्नमेंट ड्यूज, अगर आपके पास कोई सरकारी बकाया है तो उसे आप यहाँ पे लिखेंगे, नहीं तो इसे नील कर देंगे। तो सबके केस में लगभग नील ही होगा। डिपार्टमेंटल ड्यूज जो है ये भी नील होगा, तो यहाँ पे इसे नील सिंपली कर देना है। उसके बाद जो आगे हम बात करेंगे ड्यूज ऑफ डिपार्टमेंट्स डीलिंग विद सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर आपके पास कोई ड्यूज है तो फिर इसे आप यहाँ पे नील कर देंगे, अगर है तो फिर उसे ड्राइंग डालेंगे, नहीं है तो फिर उसे नील कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी का बकाया अगर है आपके पास तो। उसके अलावा जो है ड्यू टू डिपार्टमेंट डीलिंग विद टेलीफोन, अगर टेलीफोन का बिल बकाया है आपका, अगर आप पोस्ट पेड कनेक्शन यूज करते हैं तो फिर डालेंगे, अदरवाइज इसे नील कर देंगे। तो हम लोग तो प्रीपेड कनेक्शन यूज करते हैं। उसके बाद ड्यूज टू डिपार्टमेंट्स डीलिंग विद गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट, अगर आप गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तो फिर आप उसका डिटेल यहाँ पे डालेंगे, कितना बकाया है आपके ऊपर, नहीं है तो फिर इसे नील कर देंगे। तो समानतः सभी के केस में ये नील ही होने वाला है। अदर ड्यूज अगर आपके पास है तो उसे रखेंगे, नहीं तो उसे भी आप नील करके उसे जो है छोड़ देंगे। उसके बाद अब बी सेक्शन में आएंगे। सेक्शन बी जो है ये इनकम टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज आल्सो इंडिकेट द असेसमेंट ईयर अप टू विच ईयर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो उसका डिटेल आप यहाँ पे डालेंगे, नहीं भरते हैं तो सिर्फ अपना पैन नंबर जो है यहाँ पे इंटर करके छोड़ देंगे, पैन नंबर से इंटर कर देंगे। अगर आप इनकम टैक्स डिटेल आप डालते हैं, इनकम टैक्स अगर आप भरते हैं तो आपने कितना इनकम टैक्स भरा है, किस असेसमेंट ईयर के लिए, यानी कि किस वित्तीय वर्ष के लिए आपने भरा है, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद जो अगर आप वेल्थ टैक्स देते हैं तो फिर आप इसे यहाँ भरेंगे, नहीं तो इसे नील करके छोड़ देंगे। उसके बाद जो है प्रॉपर्टी टैक्स, सेल टैक्स, ये अगर आप देते हैं तो फिर इसे भी आप डालेंगे, नहीं डाल देते हैं तो इसे भी आप नील करके यहाँ पे छोड़ सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अब आपको अपना पर्सनल डिटेल फिल करना होता है सेक्शन सी में, यानी कि जीपीएफ, सीपीएफ या फिर प्रान नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो आप यहाँ पे अपना प्रान नंबर या फिर जो भी आपके पास जीपीएफ या फिर सीपीएफ नंबर है तो उसे यहाँ पे आप इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपको अपना जेंडर चुनना है, तो मेल या फीमेल आपको यहाँ से चुन लेना है। डेट ऑफ बर्थ जो है आपको DDMMYY के फॉर्मेट में आपको फिल करना है। तो यहाँ पे डेट जो आपका डेट ऑफ बर्थ जो है, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 27 मार्च 2000 है तो फिर यहाँ पे इंटर करेगा 27/2। उसके बाद जो है यहाँ पे सिंपली 2703/2000, तो ऐसे आपको भर देना है इसमें। उसके बाद जो है क्लास ग्रुप, किस क्लास में आप आते हैं, तो जैसे कि अगर टीचर की बात की जाए तो टीचर सी सेक्शन में आते हैं, सी क्लास में आते हैं, तो यहाँ पे सी भरेंगे। और आपका कैडर कौन सा है, कैडर आप यहाँ पे डाल देंगे, अपना कैडर यहाँ पे इंटर करेंगे, यानी कि यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आपका कैडर क्या हो जाएगा, अगर आप टीचर हैं तो फिर स्कूल टीचर, अगर आप बीपीएससी टीचर हैं तो, अगर आपने विशेष शिक्षक का एग्जाम दिया है तो फिर आप डालेंगे एक्सक्लूसिव टीचर। उसके अलावा अगर हेड टीचर है तो हेड टीचर, यानी कि ये आपका कैडर हो जाएगा। उसके बाद आपका होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद जो है नीचे आएंगे, यहाँ पे अपना आपको सिग्नेचर कर देना है, सिग्नेचर करेंगे अपना। उसके बाद जो है आप यहाँ एम्प्लॉय नेम डालेंगे, जो भी आपका एम्प्लॉय नेम है उसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे, अपना डिजाइनेशन डालेंगे, यानी कि आप जो भी टीचर हैं या फिर जो भी विभाग में कार्यरत हैं उसका आप यहाँ पे नाम डालेंगे। उसके बाद आपका जो डिपार्टमेंट है वो डालेंगे, जैसे हमारे केस में जो है
स्कूल टीचर और यहाँ पे जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट आपको एंटर करना है। उसके बाद प्लेस जो है आप फॉर्म जमा करते समय जो आपका प्लेस होगा जहां जमा कर रहे हैं उसका नाम डालेंगे और उस दिन का आप डेट डाल देंगे। इस तरह से आपका ये फॉर्म जो है वो कंप्लीटली भर करके तैयार हो जाएगा। तो आपको अगर यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लेकर के आते रहें।